दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस टाइम WTI की रिपोर्ट के अनुसार एक गैलन पेट्रोल की कीमत -$37 हो गई है। WTI का यहां पर मतलब वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट से है, जो अपनी पब्लिश में ये प्राइस डिसाइड करता है कि पेट्रोल की कीमत कितनी होगी, और इस टाइम उसके अनुसार जो कीमत वो -$37 पे चली गई है। इसका मतलब ऐसी पूरी हिस्ट्री में आज तक नहीं देखा गया कि कभी भी पेट्रोल की कीमत जीरो से भी नीचे गई है, जो कि इस वक्त लॉकडाउन के कहर में ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पेट्रोल खरीदने के लिए जाएंगे तो पेट्रोल पंप वाला हमें उल्टा पैसे देगा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर यही बात करेंगे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हमारी इंडियन इकोनॉमी पे और वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम द्विवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम इकोनॉमिक्स इजी है। तो सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं इसकी हिस्ट्री पे। तो सन 1875 में अमेरिका ने क्रूड ऑयल की खोज की, लेकिन दोस्तों खोज करने के बाद अमेरिका चाहता था कि वो वर्ल्ड क्लास मोनोपोली क्रिएट करे, या कह सकते हो एक डोमिनेंट पोजीशन प्ले करे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बेचने के लिए। और अमेरिका ने इस पोजीशन को पाने के लिए कई सारे वॉर किए, जिसमें एक सबसे बड़ा जो वॉर हुआ था वो था अमेरिका और जापान के बीच में। दोस्तों, आप लोग जानते हो जापान के दो स्टेट जो कि हिरोशिमा और नागासाकी थे, उन पर न्यूक्लियर हमला किया गया। और दोस्तों जानते हो उस न्यूक्लियर हमले की सबसे बड़ी वजह थी क्रूड ऑयल। जी हां दोस्तों, जापान के साथ उनकी सांठगांठ नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते अमेरिका ने उन पर न्यूक्लियर हमला किया ताकि वो जो डोमिनेंट पोजीशन है वो अमेरिका को हासिल हो पाए। और अमेरिका ने उस क्रूड ऑयल की डोमिनेंट पोजीशन को पाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर युद्ध में खर्च किए। लेकिन दोस्तों आज की डेट में अमेरिका में एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि जहां पर अमेरिका में पेट्रोल के व्यापारियों को पेट्रोल बेचने के लिए अपने ग्राहकों को उल्टा पैसा देना पड़ रहा है। यानी जिसके लिए उन्होंने वॉर की, वो वॉर आज इस तरीके से आ चुकी है कि हमें उल्टा पैसा देना पड़ रहा है। हमारे पास इतना ज्यादा पेट्रोल हो गया कि कोई खरीदने वाला इस केस में नहीं है। दोस्तों, अमेरिका बहुत ही ज्यादा गंभीर सिचुएशन में इस टाइम गुजर रहा है। इस टाइम अमेरिका के अंदर 1 लीटर बोतल की कीमत, 1 लीटर पानी की बोतल की अगर हम कीमत की बात करें तो वो महंगी है 1 लीटर पेट्रोल की कीमत के कंपैरिजन। दोस्तों एक चीज और कि जो क्रूड ऑयल होता है वो हम डायरेक्टली यूज में नहीं ला सकते। सबसे पहले क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है, और रिफाइन करने के बाद इसका प्रोसेस किया जाता है। तो प्रोसेस में जो सबसे अच्छा वाला ऑयल होता है वो एरोप्लेन्स को चलाने में यूज किया जाता है, जिसे बोलते हैं एरोप्लेन टरबाइन फ्यूल। दूसरा जो कमर्शियल लेवल का होता है उसे बोलते हैं पेट्रोल, जो आपकी नॉर्मल कारों में और बाइकों में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा इसमें अगर कोई कम क्वालिटी का बचता है तो उसे बोलते हैं डीजल, और उससे भी कम क्वालिटी में कुछ हमारे अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम पेट्रोलियम का जो है अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कुछ इकोनॉमिक्स के फंडों के बारे में। जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो ऐसे में जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। नंबर 2, जब डिमांड कम होती है सप्लाई ज्यादा होती है तो ऐसे में कीमतें कम कर दी जाती हैं। कहने का मतलब अगर हम बात करें लोग डिमांड कम कर रहे हैं लेकिन चीज ज्यादा बन रही है, तो ऐसे में जो प्राइस है वो क्या करने पड़ेंगे, रिड्यूस करने पड़ेंगे। दोस्तों यही रीजन है कि जो पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो कम होती जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन के केस में कोई पर्सन बाइक और कार तो चला नहीं रहे और ना प्लेन उड़ रहे हैं, क्योंकि प्लेन में डलता है एरोप्लेन टरबाइन फ्यूल ATF। तो इन चीजों की डिमांड हो नहीं रही है, और जब वो डिमांड नहीं हो रही है तो जो प्रोडक्शन हाउस है उनके यहाँ पर प्रोडक्शन तो पहले ही जितना हो रहा है, अब उनके पास स्टॉक जो है वो बढ़ता चला है। और जब स्टॉक बढ़ेगा और सप्लाई हो नहीं रही है, यानी माल बिक नहीं रहा, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली उसकी जो प्राइस है वो क्या होने लगेंगे, घटने लगेंगे। इस वजह से इंटरनेशनल लेवल पे जो पेट्रोल के प्राइस है वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। हमारे पास प्राइस को स्टेबल करने के और भी कई तरीके, जिनमें से एक तरीका मैं आपको बताता हूं। वो तरीका ये है कि अभी जैसे डिमांड कम हो रही है, ठीक है, तो ऐसे में हमें सप्लाई भी कम कर देनी चाहिए, सप्लाई भी कम कर देनी चाहिए, जिससे प्राइस कांस्टेंट आ जाएंगे। जो प्राइस अभी रिड्यूस हो रहे हैं वो रिड्यूस होंगे, वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। मतलब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसा हम जानते हैं आज की डेट में लॉकडाउन के चलते डिमांड क्या होगी, कम हो गई है। तो जब डिमांड कम होगी तो आप प्रोडक्शन मत करो, आप अपना प्रोडक्शन क्या कर दो, रोक दो। जब आप प्रोडक्शन रोक दोगे तो सप्लाई क्या रहेगी, उतनी रहेगी। तो ऐसे में आपको टेंशन नहीं होगी सप्लाई को रिलीज करने के लिए, और ना आपको प्राइस गिराने पड़ेंगे, प्राइस क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ना अप ना डाउन। दोस्तों रशिया ने क्या किया था अभी थोड़े दिन पहले, रशिया ने अपने यहाँ पर जो सप्लाई है वो बढ़ा के रखी, मतलब प्रोडक्शन वो करते रहे, जिसकी वजह से जो बाकी गल्फ कंट्रीज है उन्होंने रशिया पे प्रेशर डाला, बट रशिया ने उस चीज को नहीं माना। लेकिन 13 तारीख को रशिया ने, यूएस ने और ओपेक जैसी कंट्रियों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और ऐसा बहुत कम दिखा कि तीनों लोगों ने, तीनों मुल्कों ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके चलते अब उन्होंने अपना प्रोडक्शन क्या कर दिया, रोक दिया। अब जो प्राइस है वो क्या हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी।
दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो क्रूड ऑयल है वो कहां से बनाया जाता है, उसको कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। दोस्तों इसके दो तरीके हैं आपके। एक तो है कि जमीन में से क्रूड ऑयल को निकालना, और दूसरा तरीका है कि आप समुद्र के बीच में अपना प्लांट लगाओ और समुद्र के नीचे से क्या करो, पेट्रोल निकालो। ये दो तरीके होते हैं पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करने से। लेकिन अगर हम बात करें लैंड की, तो अगर हम लैंड से पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे में हमारा खर्चा ज्यादा आता है ट्रांसपोर्टेशन का। क्यों? क्योंकि जब हम लैंड से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको बाद में हमें पाइपों के थ्रू कहां ले जाना पड़ता है, जहां पर उसकी रिफाइनिंग की जाएगी, उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी, उसको फैक्ट्री में ले जाना। तो लैंड से फैक्ट्री बहुत दूर होती है, तो वहां से पाइप के थ्रू जाती है, तो पाइप की जो कॉस्टिंग आती है वो ज्यादा आती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग ज्यादा आती है, तो पेट्रोल थोड़ा सा महंगा हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें समुद्र की, तो जब हम समुद्र से ऑयल निकालते हैं तो वो हमें सस्ता पड़ता है, क्योंकि समुद्र में से माल निकाला, मतलब क्रूड ऑयल निकाला और शिप्स के टैंक्स के अंदर भर दिया, और वो शिप पोर्ट पे जाएगा और पोर्ट से वो सीधा फैक्ट्री की ओर मूव ऑन हो जाएगा। तो कहा जाता है कि अगर हमें अपनी कॉस्टिंग को कम करना है तो ऐसे में हमें समुद्र से निकालना जरूरी है। लेकिन यूएस जैसे शहर के अंदर, यूएस जैसे देश के अंदर बात करें तो वहां पे जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है वो लैंड के थ्रू निकाला जाता है, समुद्र के थ्रू नहीं निकाला जाता। लेकिन जो सऊदी अरेबिया जैसे देश है, ईरान, इराक, एमिरेट्स, इन जगहों पर जो तेल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है, वो समुद्री रास्ते के थ्रू निकाला जाता है। दोस्तों अब बात उठती है कि पेट्रोल की कीमतों को कौन निर्धारित करता है, कौन इंश्योर करता है कि पेट्रोल एक गैलन कितने रुपयों का होगा। दोस्तों ये निर्धारित करने के लिए हमने एक बेंचमार्क निर्धारित किया है, और ये बेंचमार्क ये इंश्योर करता है कि पेट्रोल या फिर कह लो क्रूड ऑयल की जो क्वालिटी है वो कैसी है। अगर वो उस कंट्री से निकाला है जिस कंट्री की जो क्रूड क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी है, तो उसका प्राइस उसके अकॉर्डिंगली सेट किया जाता है, और उसकी क्वालिटी लो है तो प्राइस उसके अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। अब सेट करने के लिए हमने एक ही सूचकांक रखा है जिसका नाम है बेंचमार्क। वैसे तो हमारे पास कई सारे बेंचमार्क है डिसाइड करने के लिए कि पेट्रोल या क्रूड ऑयल की कीमत कितनी रखी जानी चाहिए, लेकिन पॉपुलर जो है वो दो बेंचमार्क है, जिसमें एक नाम मैंने आपकी वीडियो की स्टार्टिंग में लिया था WTI, और दूसरा आपका ब्रेंट ब्लेंड। दोस्तों अगर हम बात करें सेकंड वाले यानी ब्रेंट ब्लेंड की, तो इसके अंदर सारी की सारी गल्फ कंट्रीज कवर होती हैं जो कि क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का काम करती हैं। और आपने एक सबसे बड़े कार्टेल का नाम सुना होगा, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। दोस्तों ये कुल इस टाइम पर 13 कंट्रीज हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ा कार्टेल बनाती हैं और दुनिया भर में ये पेट्रोल की सप्लाई करती हैं, और हर कंट्री को एक कोटा सिस्टम दे दिया गया कि इसके बाहर वो सप्लाई नहीं कर सकती है। और ये है वो कुल 13 कंट्रीज। अगर हम इन 13 कंट्रीज के नाम ले तो वो 13 कंट्रीज आपकी बनेंगी अल्जीरिया, एंगोला, ग्यूना, गाबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और वेनेजुएला। जैसा कि आपने देखा ये सारी जितनी भी 13 की 13 कंट्रीज हैं, ये सब मिलकर एक कार्टेल बनाती है, और इस कार्टेल का नाम क्या रखा है, ओपेक। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि ओपेक दुनिया की सबसे बड़ी कार्टेल है, और ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। दोस्तों ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये अपने पेट्रोल की कीमत को निर्धारित कौन से इंडेक्स से करती है, ब्रेंट ब्लेंड। जी हाँ दोस्तों, और जानते हो ये जितने भी कंट्रीज हैं ये सारी गल्फ कंट्रीज हैं जो समुद्र से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करती है। अब क्योंकि समुद्र से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत कम आती होगी, जिसके चलते ब्रेंट ब्लेंड में आज भी पॉजिटिव चल रहा है। अगर आप अभी गूगल सर्च करोगे तो देख पाओगे कि ब्रेंट ब्लेंड के अंदर पेट्रोल की कीमतों में गिरावट तो है लेकिन नेगेटिव नहीं है, वो आज भी पॉजिटिव है। यानी मई मंथ में जो पेट्रोल बिकेगा वो पॉजिटिव वे में बिकेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें WTI की, जिसको हम बोलते हैं अपने पास वेस्ट टैक्सेस इंटरमीडिएरीज, इसके अंदर हमारे पास यूएस जैसी कंट्रीज कवर अप होती है, और यूएस जो पेट्रोल निकालती है वो पेट्रोल किसके थ्रू निकालती है, लैंड के थ्रू। तो इनके यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आती है। बात समझ लो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आती है, ज्यादा आती है। और इसीलिए WTI, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि WTI के अकॉर्डिंग जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो क्या हो गई, -$37 हो गए। इसी वजह से इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट कहां पड़ता है, यूएस में पड़ता है, क्योंकि यूएस जो है वो इस सूचकांक के थ्रू अपने पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण करती है। अब बात करते हैं यूएस में एक शहर है और उस शहर का नाम है आपका ओक्लाहोमा। दोस्तों इस ओक्लाहोमा के अंदर स्टोरेज की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, टैंक पूरे फुल हो चुके हैं लेकिन प्रोडक्शन फिर भी हो ही जा रहा है, जिसके चलते हमें पेट्रोल को रिलीज करना पड़ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, या कह लो उल्टा पैसे देने पड़ रहे हैं उन लोगों को जो पेट्रोल की डिमांड कर रही है।
दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया के अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इंपोर्ट किया जाता है वो ओपेक कंट्रियों से किया जाता है, और ओपेक कंट्री ब्रेंट ब्लेंड को फॉलो अप करती है, जिसमें आज भी पॉजिटिव साइन चल रहा है। इसका मतलब वहां नेगेटिव साइन नहीं है, तो इसका कोई खामियाजा मतलब कोई भी बेनिफिट इंडिया को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर इंडिया WTI से यानी यूएस से वो प्रोडक्ट खरीद रही होती तो कहीं ना कहीं इंडिया को उसका फायदा पहुंचता, लेकिन फायदा तो पहुंचेगा। ओपेक के भी प्राइस रिड्यूस हुए बट जीरो नहीं हुए, जबकि WTI में प्राइस नेगेटिव पहुंच गए, तो इंडिया को फायदा तो मिलेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना हम सोच रहे हैं। बात करते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस की कि क्या प्रभाव पड़ेगा पेट्रोल की कीमतों का इंटरनेशनल लेवल पे कम होने से भारत की इंडियन इकोनॉमी पे। जी हां दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि आम इंसान पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आम इंसान को जितनी पेट्रोल की कीमतें पहले देनी पड़ रही थी आज भी उसे उतनी ही कीमत देनी पड़ेगी। हो सकता है 1-2 रुपए कम देनी पड़े, लेकिन ऑन इन जनरल उतनी ही कीमत देनी पड़ेगी। क्यों? एक एग्जांपल से समझना इस बात को। देखो, जब हम क्रूड ऑयल को खरीदते हैं गल्फ कंट्री से तो वो हमें पड़ता है 26 रुपीज का, लेकिन जब वो डीलर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को 30 रुपए में देता है, यानी 26 रुपए वाला जो पेट्रोल है वो 30 रुपए में जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। जब डिस्ट्रीब्यूटर उसको रिफाइन करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, तो गवर्नमेंट कहती है इस पर क्या दो, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, एक्साइज ड्यूटी के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30 रुपए था उसकी कीमत, फिर उस पर मैन्युफैक्चरिंग टैक्स लिया गया और वो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स मान लेते हैं 22 रुपए। दूसरा, उसका अपना भी कमीशन जुड़ा हुआ था, उस एजेंट का भी अपना कमीशन जुड़ा है वो है 4 रुपए। इसके बाद उसको बेचते टाइम उस पर देना पड़ता है वैट, मान लो वो वैट है 14 रुपए, तो कुल कीमत जो पेट्रोल की निकल गई वो आई 70 रुपए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो 26 रुपए वाला पेट्रोल था वो हमको 70 रुपए का पड़ता है। मैं जानता हूं आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्साइज ड्यूटी और वैट तो अब हट चुका है, तो जीएसटी आ चुका है। मैं बता दूं, पेट्रोलियम पे आज भी जीएसटी को कवर नहीं किया गया है, जिसके चलते पुराने टैक्सेशन आज भी पेट्रोल पर लगाए जाते हैं, यानी एक्साइज ड्यूटी और वैट आज भी किसमें लगाए जाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लगाए जाते हैं। और आप जानते हो 26 रुपए वाला पेट्रोल 70 रुपए में जो बिक रहा है, इसका पूरा मुनाफा, जो टैक्सेशन का जो मुनाफा है वो केंद्र और राज्य सरकारों को जाता है। इस वजह से ये लोग पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाते। क्यों? क्योंकि जीएसटी के दायरे में अगर लाएंगे तो वैसे तो कई सारे रेट है, लेकिन मोटा मोटी अगर हम जीएसटी के रेट की बात करें तो वो है 5%, 12%, 18% और 28%। 28% में लग्जरी आइटम्स यानी कार वगैरह को रखा जाता है, क्योंकि पेट्रोल कोई लग्जरी आइटम तो है नहीं, वो तो हमारे लिए डेली यूज की चीजें हैं। तो मान के चलते हैं कि अगर जीएसटी रेट 18% होता तो क्या प्रभाव पड़ता। सोचो, 26 रुपए का खरीदा, डिस्ट्रीब्यूटर को 30 रुपए का पड़ता, 30 रुपए पे जीएसटी अगर आप 18% लगाओगे तो वो आएगा 5.4 रुपीज, और डिस्ट्रीब्यूटर का अपना कमीशन भी अगर आप जोड़ लेते हैं 5 रुपए, तो कुल पेट्रोल की कीमत आती है 40 रुपए। जी हाँ दोस्तों, पुराने टैक्सेशन के हिसाब से जो रेट आया वो 70 रुपए है, और दूसरे नए जीएसटी के अगर हम एप्लीकेबल कर दें तो रेट आए 40 रुपए, यानी 30 रुपए का बेनिफिट मिल सकता है कंज्यूमर को। लेकिन इससे सरकार का रेवेन्यू लॉस होगा, जिसके चलते कभी भी सरकारें जीएसटी में पेट्रोल को इंक्लूड नहीं करती है। तो आपको ये जान के बहुत हैरानी हुई होगी कि अपने फायदे के लिए किस तरीके से पब्लिक से ये लोग पैसा खींचते हैं। लेकिन जब ये जवाब हम गवर्नमेंट से मांगते हैं कि क्यों जीएसटी में पेट्रोल को नहीं जोड़ा गया, तो उनका कहना होता है कि जितना भी टैक्स से हमें पैसा मिलता है वो सारा हम सोशल वेलफेयर बेनिफिट पे लगा देते हैं और उन एक्सपोर्ट कंट्रीज पे लगा देते हैं जिनसे पेट्रोल खरीदते टाइम जिन कंपनियों को लॉस हुआ है, उन कंपनियों की लॉस की रिकवरी इसी प्रॉफिट से की जाती है। इसका मतलब कि आप जो भी बेनिफिट अब गवर्नमेंट को होगा उस पेट्रोल से, वो बेनिफिट आम जनता तक नहीं पहुंचेगा। दूसरा पॉइंट, पेट्रोल की इतनी कीमतों में भारी गिरावट का फायदा 2 लोगों को पहुंचेगा। सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट, जो कि इंडिया की गवर्नमेंट है, और दूसरी जितनी भी पेट्रोलियम कंपनी है उनको इसका फायदा पहुंचेगा। बात करते हैं अगर गवर्नमेंट को इसका फायदा पहुंचेगा तो गवर्नमेंट कहती है हम इस फायदे का इस्तेमाल, जो इतना सरप्लस है, इसका जितना भी इकोनॉमिक लॉस हुआ है इस लॉकडाउन के चलते, उस लॉकडाउन की भरपाई यानी सेट ऑफ में लगाएंगे। और जो कंपनियों को फायदा पहुंचेगा इससे, वो कंपनियां अपने आप को रिवाइव करने में इस्तेमाल करेंगी इस प्रॉफिट को। लेकिन दोस्तों, जो तीसरा प्रभाव है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। क्या है वो? कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने कहा था कि इंडिया में 2030 तक हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतने दौड़ा देंगे कि पेट्रोल की कोई डिमांड नहीं करेगा, तो दोस्तों ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट रिवोक कर लेंगे, वापस ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि पेट्रोल कंपनी अगर वो खोलते हैं तो उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी वो पेट्रोल सस्ते में खरीदेंगे और साल 2 साल तक वो पेट्रोल बेच के एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में पैसा लगाने की सोच रहा था, अब वो अपनी उस इन्वेस्टमेंट को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लेगा, और जिसका सीधा इंपैक्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे पड़ेगा। लेकिन ऐसे में इंडिया एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज उठा सकती है अगर उठाना चाहे। कैसे?
कि जैसे इंडिया जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करती है वो सऊदी अरेबियन या कह लो ओपेक कंट्री से करती है। अब वो चाहे तो यूएस से भी इंपोर्ट कर सकती है। और आप जानते हो इंडिया में 80% पेट्रोलियम क्या होता है, इंपोर्ट होता है, सिर्फ 20% पेट्रोल हम खुद बना पाते हैं। तो जब हम 80% पेट्रोल जो है वो अगर हम यूएस से खरीद ले तो ऐसे में हमें वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट नेगेटिव यानी सस्ते रेट पर मिलेगा, या कह लो वो उल्टा हमें पैसा देंगे। लेकिन बात उठती है क्या इंडिया के पास इतने स्टोरेज पॉइंट है या नहीं है। दोस्तों इस टाइम इंडिया के पास सिर्फ 82 करोड़ 82 करोड़ लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इंडिया आने वाले टाइम में 238 करोड़ लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी करने वाला है। तो अगर इंडिया ने 238 करोड़ लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी हासिल कर ली तो वो इस टाइम पेट्रोल को खरीद के स्टोर कर ले, और जब लॉकडाउन खुले तो वो सस्ते रेट पे तो कहीं नहीं बेचेगी, वो उसी रेट पर बेचेगी और ऐसे में सरकारें मुनाफा कमा सकती है। तो यहां से भारत सरकार को सीख लेनी चाहिए कि इस टाइम जल्दी से जल्दी पेट्रोल का क्या कर ले, इंपोर्ट कर ले और अपनी कैपेसिटी को 82 से बढ़ा के 238 करोड़ लीटर की ओर मूव ऑन कर दे। So guys, that's it all about this video. So guys, if you like the video, give a big thumbs up and subscribe the channel, and also press the bell icon so that you notify all the time when I post new video in this YouTube channel. Apart from that, if you want to connect with me, you can follow me on Facebook, Instagram or Twitter, and the link is given in the description box. And stay tuned with us because economics easy hai.